चलिए ध्यान दें। देखिए, हम आपको बेहतर रूप से सिखाते हैं और अभी जिसे मैं सिखा चुका हूं कि सिंध नदी समझौता क्या है। ठीक है, सिंध नदी समझौता क्या है, हेडिंग यही पड़ी है, सिंध नदी समझौता। आप ध्यान रहे, जो सिंध नदी समझौता है ये पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट, जिनका नाम था आयूब खान, क्या नाम था, पाकिस्तान के तत्कालीन जो है प्रेसिडेंट, उनका नाम आयूब खान है, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके मध्य में सिंधु नदी जल समझौता हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता क्या है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जब हमारा भारत का विभाजन हुआ था, यानी भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत की समस्या बनी कि बताइए जो उपजाऊ जमीन है इसका समझौता कैसे किया जाए। क्योंकि आप जरा सोच सकते हैं, ये हमारी सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज ये भारत से निकलती हैं, यानी भारत से होते हुए जा रही हैं पाकिस्तान को। तो सोच के देखो, ये पूरा इधर पाकिस्तान है, अगर हम पनिया न जाने देंगे तो क्या होगा, नहीं समझो बात का। अगर हम पानी न जाने देंगे तो क्या होगा, ये तो थोड़ा मर जाएंगे, ऐसा ही तो है। तो इसके लिए समझौता हुआ, और समझौता होने के लिए 1960 में विश्व बैंक सामने आई। कौन आई, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने इस समझौते को कराया, इस पे ध्यान रखेंगे। तो सिंधु झेलम चिनाब अर्थात ऊपर की 3 नदियों को विश्व बैंक ने कहा कि भैया इसमें अगर 100% है, 100% जल में से 80 और 20 में इसने डिवाइड कर दिया, 80% और 20%। कहा कि जो 80% जल है इसका पाकिस्तान प्रयोग करेगा। ऊपर वाली 3 नदियों का जल का सबसे 80% भाग कौन प्रयोग करेगा, पाकिस्तान, समझ जाएंगे। और शेष 20% भाग इंडिया प्रयोग करेगा। नहीं समझ पाओ बात का, अर्थात हमारे भारत से जाती इनका हम 20% पानी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 80% पाकिस्तान के लिए जाने देंगे। ठीक, नहीं हुआ कुछ होगा नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं ना। अगला कहा गया नीचे रावी व्यास सतलज, रावी व्यास सतलज, कब गड़बड़ ना करो, ये उल्टा फंसा देता है, कहते रावी सतलज व्यास, तो रावी सतलज व्यास नहीं, रावी व्यास सतलज है। क्या है, रावी व्यास सतलज है। रावी व्यास सतलज के कहा गया इन तीनों नदियों का 80% पानी इंडिया प्रयोग करेगा और 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। आप इस बात को समझ जाएंगे। इस पे बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं भी बनी हैं, उनको हम बाद में बताएंगे। इस बात को समझ जाएंगे। ये समझौता कब हुआ, 1960 में। तो ध्यान रहे, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, 1960 में। किसने संपन्न कराया, विश्व बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक बाद में तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखा किसके किसके मध्य हुआ, पंडित नेहरू और वहां के आयूब खान, जो वहां के उस समय के प्रेसिडेंट थे। समझ जाओगे। आइए हम एक नजर मार लेते हैं इनके प्राचीन नाम पर। सिंधु नदी को हम जानते हैं, सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम श्योक नदी है। सिंधु नदी से कौन कौन से सवाल बनेंगे, तो देख लो। जो सिंधु नदी है, सोच के देखो, सिंधु नदी, एक बार सोचो, जब सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, यानी तिब्बत के बगल में, ये ध्यान देंगे, मानसरोवर झील है। कौन, मानसरोवर झील। इसी के बगल में कैलाश पर्वत है। कौन, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को दुनिया में अभी तक कोई फतेह नहीं कर पाया है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने फतेह किया, मैंने बताया था, वो नाम आप बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या नाम है, राकसताल झील। मानसरोवर झील, इसी के बगल में राकसताल झील है। राकसताल झील से सतलज नदी का उदय होता है, और उसी के पास में छोटा सा ग्लेशियर है जहां से सिंधु नदी का उदय होता है। किसका, सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी ये जब तिब्बत से निकल के भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में एक दमचोक नामक स्थान है। कौन सा, दमचोक नामक स्थान है, जहां से ये भारत में एंट्री करती है। समझ जाओगे। उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते जब ये भारत में पहुंचती है, तो भारत में ही एक नदी मिलती है आकर के, इसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है, श्योक नदी। तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना होगा, ये आपकी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी, श्योक नदी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे पहुंचेंगे तो ये आपका कारगिल क्षेत्र होता है। कारगिल क्षेत्र में एक छोटा सा, कारगिल क्षेत्र को क्रॉस करके एक छोटा सा मोड़ बनाती है, जो बड़ा सा गार्ज बनता है, यानी गर्त बनता है, जिसे खाई कहते हैं। उसका नाम है क्या नाम है, बुंजीगार। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये गिलगिट होते हुए निकल जाती है, लास्ट में पड़ता है नंगा पर्वत। कौन पड़ता है, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत क्या है, आप पूरे भारत को देखोगे, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो पश्चिम क्षेत्र में, कहां पर, पश्चिम क्षेत्र में, ध्यान रहे, पश्चिम क्षेत्र में
पश्चिम क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी पर्वत, सो रहे हो भैया? बहुत बढ़िया सा, नंगे होकर के सो रहे, इधर देखो। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी पर्वत कौन है? नंगा पर्वत। कोई समस्या? ध्यान रखोगे? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ये नंगा पर्वत हो जाएगा। अब नंगा पर्वत के पास एक स्थान है जो बॉर्डर पे पड़ता है, इसका नाम चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। ठीक है, और चिल्लास से ही सिंध नदी निकल जाती है पाकिस्तान की ओर। समझ जाओगे? ठीक, पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब इसकी सहायक की बात करते हैं। झेलम नदी आती है। कौन? झेलम। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी, पहली बात, झेलम नदी का उदय कहाँ से होता है? तो एक जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील है। कौन? वेरीनाग झील। वेरीनाग झील के पास में एक शेषनाग झील है। कौन? वेरीनाग। शेष का मतलब बचा हुआ नाग। ठीक है, तो वेरीनाग झील के पास से शेषनाग नामक झील है। इस शेषनाग नामक झील से झेलम नदी का उदय होता है। ठीक, क्या होता है? उदय कहते हैं, उद्गम। ठीक है, और झेलम नदी ये 725 किलोमीटर चलने के बाद थक जाती है। ठीक है, 725 किलोमीटर के बाद कौन? झेलम नदी थक जाती है, और थकने के बाद इसकी एक सहायक नदी आ जाती है जिसका नाम होता है चेनाब नदी। क्या नाम होता है? चेनाब। तो अभी झेलम को जानो, तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील के पास से शेषनाग झील से निकलते हुए ऊलर झील, यानी बॉर्डर में पड़ती है ऊलर झील। ऊलर झील के पास से गुजर करके, यानी होते हुए गुजर करके पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। समझ जाओगे? तो आपसे 3 सवाल मुख्य है। शेषनाग, वेरीनाग और ऊलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। समझ जाओगे ना? और जो ऊलर झील है ये भारत में सबसे सर्वाधिक मीठे पानी की झील है। समझ जाओगे? भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? ऊलर झील। समझ जाओगे? आगे पहुंचो, फिर आगे पहुंचेंगे चेनाब नदी। कौन मिलेगी? चेनाब नदी जो है ये इसका प्राचीन नाम पूछा जाए, पहले झेलम नदी का प्राचीन नाम बता दो। अच्छा, एक बार तेज से बताओ, क्या है? वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है, और इसी झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। इसी के तट पर हाइडेर स्पीज नामक स्थान है जहां पर सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। समझ जाओगे? आपसे पूछेगा सिकंदर के सामने सबसे पहले कौन सा राजा था जिसने आत्मसमर्पण किया था? उसका नाम था आम्भी। उस गधे का नाम याद रखना, याद रखोगे ना? ठीक है, ये कहां से आया था? बेबीलोन से आया। बेबीलोन में इसकी समाधि है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखो, चिनाब का पूछेगा प्राचीन नाम क्या है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी। क्या नाम है? अस्किनी, या इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये 1800 किलोमीटर चलने के बाद ये थक जाती है और ये पहुंचती है कहां पर? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में चेनाब नदी झुंग नामक स्थान पर, कहां? झुंग नामक स्थान पर झेलम नदी से मिल जाती है। इतना कंफर्म हुआ? बहुत सोते हो, लंबी चौड़ी को फेंकते हो हैं। उसके बाद आगे देखो, कौन सा नदी मिलेगी? तुम्हें मिलेगी रावी नदी। कौन सी? रावी का प्राचीन नाम क्या है? रावी का प्राचीन नाम है आपकी परुसड़ी। क्या नाम है? परुसड़ी। और ये परुसड़ी नदी, ये रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले के समीप मनाली नामक स्थान है जहां से इसका उदय होता है, और वहीं से ये 720 किलोमीटर चलते हुए चलते आती है, और रावी नदी फिर से चेनाब नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? चेनाब नदी में, पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है, और चेनाब नदी और रावी नदी में दोनों में गहराई ज्यादा किसकी है? चेनाब की। इस प्रकार से चेनाब ही आगे नाम से बढ़ती है। समझ जाओगे ना? चेनाब नदी हुआ। आगे आपको ध्यान देना होगा, आएगा व्यास नदी। कौन सी? व्यास नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। क्या नाम है? व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा, और ये 470 किलोमीटर, कितनी? 470 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये व्यास, ध्यान रखेंगे, 470 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये पहुंचती है कहां पर? एक स्थान है पंजाब के कपूरथला, पंजाब प्रांत के कपूरथला नामक जिले के हरिके नामक स्थान पर, और ये मिल करके सतलज नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सतलज नदी से। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और यही एक ऐसी नदी है जो भारत में ही रह जाती है। सिंध की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो भारत में ही रह जाती है, यानी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती? इसका नाम है व्यास। ठीक है,
और व्यास नदी के तट से ही आप ध्यान रखेंगे कौन हार गया था, जो विश्व विजय करने के लिए निकला था उसका नाम था सिकंदर। कौन कंदर, सिकंदर। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला नाम है सतलज नदी। सतलज की बात करते हैं। सतलज नदी का उदय कहाँ से होता है? सतलज नदी का उदय आपका राकसताल झील से। कहाँ से? हाँ, राकसताल, या इसे राकसताल या राक्षस ताल कहते हैं, यहां से इसका उदय होता है। और ये ध्यान रहे, हमारे भारत में किन्नौर नामक स्थान पर, कौन? सिपकिला, हिमाचल प्रदेश की सिपकिला दर्रे होते हुए किन्नौर नामक स्थान से भारत में एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद ये पहुंचती है कहाँ पर? पाकिस्तान की सीमा पर निकल करके जाती है और ये मिल जाती है अंततः किससे? चिनाब नदी से। किससे मिलती है? अंत रूप से ये चिनाब नदी से आपकी मिल जाती है। कौन? सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी पर ही आप देखोगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर दो बांध बने हैं, भाखड़ा और नागल। ठीक, भाखड़ा और नागल, ये दोनों जो बांध हैं इनको हम क्रमशः क्या कहते हैं? भाखड़ा नागल बांध के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा जो बनाई गई झील है उस झील का नाम होता है, क्या नाम? गोविंद सागर झील। समझ जाएंगे, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जो कृत्रिम पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कृत्रिम रूप से बनाई गई या मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इस बात को ध्यान रखोगे। कोई समस्या? ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी अन्य ले लेते हैं। ये जब 5 के 5 नदियां मिल जाती हैं चिनाब से, तो अंत में इसको हम क्या कहते हैं? पंचनद के नाम से आगे बढ़ाते हैं, यानी जो वही चिनाब नदी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? पंचनद। और ये जाकर के मिठानकोट नामक स्थान पर, कहाँ? मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक, और ये सिंधु नदी जाकर के अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में गिरने के बाद ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसी के समीपवर्ती जिस क्षेत्र में है कराची बंदरगाह है। कौन सा? कराची बंदरगाह है। ठीक है, और यहीं पर हमारे आप सबके यहाँ बगल में ही पड़ता है गुजरात में सबसे बड़ा क्षेत्र, जिसे कच्छ का रण कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ का रण, यानी दलदली क्षेत्र है। यहीं पर भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनस्पतियाँ। ठीक है, और गुजरात में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम? गिरि राष्ट्रीय उद्यान है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान फेमस क्यों है बताइए? एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। गिरि राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं, इनके लिए फेमस है। ये कहाँ है? गुजरात में है। समझ जाएंगे। एक सवाल याद रखेंगे करंट से, कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? कुनू नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ, बता रहे हैं कहाँ पर है। कुनू नेशनल पार्क उत्तम मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए चीते रखे जाएंगे। क्या रखे गए? ठीक है, ये कहाँ से आए हैं? तो चीते लाए कहाँ से गए हैं? नामीबिया से लाए गए। कहाँ से? नामीबिया से। अब एक बात ध्यान देंगे, नामीबिया ये है। ठीक है, नामीबिया की राजधानी विडाडो है। क्या? जरूरत की राजधानी है, क्योंकि करंट का मुद्दा है। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? नाम रखेंगे। ठीक है, नामीबिया पूछा जाएगा आपसे क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर एक और जरूरी है। नामीबिया और बोत्सवाना पड़ोसी ही देखो देश हैं। ठीक, और नीचे दक्षिण अफ्रीका है। नामीबिया और बोत्सवाना में एक बड़ा सा मरुस्थल पहला है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है? नामीबिया और बोत्सवाना। ये जरूरत का बन जाता है, समझ जाओगे ना। तो कहाँ रखे जाएंगे? कुनू नेशनल पार्क में। कौन रखे जाएंगे? शेर नहीं, चीते रखे जाएंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे। सर ये चिनाब का जो लंबाई है ये 1800 या 800? ये 1800 किलोमीटर लिखी है सर। ठीक, 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक, ये टोटल है भारत में।
मतलब कि टोटल है ये, जितनी लंबाई टोटल है। ठीक है, यहाँ देखो चिनाब नदी कहाँ निकलती है, लंबी चौड़ी चलती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, एक बार नदियों के नाम बता दो भैया। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? क्या नाम है झेलम का प्राचीन? इतना धीरे धीरे क्या बोलते हो, खाना ना खाओगा? झेलम का प्राचीन नाम क्या है भैया बताओ? वितस्ता। ठीक है, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। रावी का प्राचीन नाम हाँ परुसड़ी। ठीक है, रावी का प्राचीन नाम परुसड़ी है। इसका एक और नाम है इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम? रावी का एक और प्राचीन नाम है जिसे इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। एक और इसका प्राचीन नाम है जिसे आर्गिकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गिकिया। इतना जरूरत का नहीं है, विपाशा आएगा। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? हाँ सतलुज। ठीक है, सतलुज क्या कहते हैं? सतलुज, या इसे सतदुर भी कहते थे। समझ जाओगे, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक सवाल और है, काबुल का प्राचीन नाम क्या है? कुर्रम। क्या नाम है? कुर्रम। ठीक है, काबुल नदी है। ठीक है, हाँ काबुल नदी है, काबुल राजधानी भी है ना, अफगानिस्तान की। ठीक, चलो नहीं ज़्यादा ज़रूरत का नहीं, आप इन बातों को समझ जाएंगे। चलो आगे अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम उम्मीद करते हैं आपको सिंधु नदी जल समझौता पढ़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार इनका क्रम याद रखना। सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। कोई समस्या गलत तो ना होगी? सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक है, सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चिनाब। सतलज की मुख्य सहायक नदी कौन है? व्यास। व्यास ही एक ऐसी नदी है जो भारत में ही रह जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। समझ जाओगे ना? कोई शक? भारत की ऐसी कौन सी ऐसी सिंध की सहायक नदी है जो भारत के बाहर से उदित होती है? उसका नाम है सतलज नदी। समझ जाएंगे। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। मानसरोवर झील है पड़ोस में ही। समझ जाएंगे ना? अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे और बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की जानकारी अगली क्लास में। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।